जब जब चुनाव आता है 80-20 क्यों आ जाता है, यह है बड़ा सवाल। और ताजा जो बयान सामने आया है सैम पित्रोदा का, उसने इन बयानात की जो पूरा सिलसिला था उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री ने जिस बात का जिक्र किया, क्या उसको जस्टिफाई कर रहे हैं सैम पित्रोदा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ सुरभि शर्मा भी मौजूद हैं। दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज शाम प्रचार थम जाएगा। 2 दिन बाद 89 सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग होगी, लेकिन उससे ठीक पहले चुनाव में धर्म की एंट्री हो चुकी है। मंगलसूत्र, घुसपैठिया, शरिया, बाबर के बाद अब 80% बनाम 20% की बात शुरू हो गई। और देखिए, बहस की शुरुआत इस बड़ी खबर से कर रहे हैं जो आज एक बड़ा मुद्दा बन गया है। ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा का बयान आ गया है। सैम पित्रोदा ने अमेरिका के विरासत टैक्स का जिक्र किया है। अमेरिका में सरकार संपत्ति का 55% हिस्सा ले लेती है किसी की मृत्यु के बाद। यह कहा गया है सैम पित्रोदा की तरफ से। अमेरिका में मुखिया की मौत के बाद 45% संपत्ति ही परिवार के पास जाती है। यह अच्छा है, आप अपनी संपत्ति देश के लिए छोड़ दें, यह कह दिया है सैम पित्रोदा ने। जरा सुनिए। Nothing wrong in being rich, nothing wrong in accumulating wealth, but to what point? Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says you in your generation made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. और इस वक्त एक और बड़ी खबर, जहां टीवी 9 से बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। सैम पित्रोदा के बयान पर ब्रजेश पाठक का यह जवाब। कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया। वो मुस्लिमों को ही संपत्ति बांटना चाहते हैं। प्रियंका कुछ बोली, मैनिफेस्टो में कुछ और। अपने वादे पर राहुल प्रियंका जवाब दें। देश के चुनाव में राजनीतिक विमर्श बदलता जा रहा है। मुसलमान, आरक्षण, मंगलसूत्र और ये विकसित भारत और फिर सबका साथ सबका विश्वास वाली बात अब बैकग्राउंड में चला गया। आखिर क्यों? प्रियंका गांधी ने जो कहा है और ताज़ा हमला किया है, इन सब पर हम बात करेंगे यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी से। पाठक जी, आपने प्रियंका गांधी का भी सुना होगा, क्या हो रहा है? पहले राउंड के बाद से आप लोग का कॉन्फिडेंस हिल रहा है। मुसलमान, मंगलसूत्र, प्रियंका ने जो कहा है कि भाई कहाँ 70 साल में कोई मंगलसूत्र छीना गया है। वो तो मंगलसूत्र तो उनकी माँ ने देश के लिए कुर्बान किया है। मैं 70 साल पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने जो सवाल उठाया है, कांग्रेस पार्टी ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया, मैनिफेस्टो जारी किया, इसमें कहा है कि हम एक एक नागरिक की संपत्ति जो है उसकी जांच कराएंगे और उनकी जो एसेट्स हैं, जो सोना चांदी है, जो उनका इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसकी भी जाँच कराएंगे। और उसके बाद ही विषय उठा है और ये जवाब कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए। तो दे तो रही प्रियंका गांधी, कह रही है 70 साल में कभी तो हुआ ही नहीं, कहाँ से? और उनके मैनिफेस्टो में ये है नहीं। अल्पसंख्यकों के लिए बात की, आप लोग मुसलमान करना। अल्पसंख्यक है कौन? और भी बहुत लोग हैं, सिख हैं, जैन हैं। उन्होंने सिख जैन की बात कभी नहीं की। उन्होंने हमेशा अल्पसंख्यक में उन्हीं लोगों की बात की जिनके लिए कहा जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए। और 70 साल पहले बात नहीं उठी, बात आज उठ रही है। और कांग्रेस पार्टी की नीति और नियत हमेशा रही है कि देश के लोगों का शोषण इन लोगों ने किया है और भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए लोगों का समूह है। जनता ने इन्हें नकार दिया है। उत्तर प्रदेश में तो 0 पर हैं ये। कांग्रेस के एक सीनियर लीडर हैं सैम पित्रोदा, आप जानते होंगे। उन्होंने कहा कि इसी सब मामले में कि देश की संपत्ति जो है उसका समान बंटवारा होना चाहिए। इसी के मामले में उन्होंने कहा कि अमेरिका में तो पहले से किसी की मौत हो जाती है तो 55% संपत्ति राष्ट्र को मिल जाती है। आप सोचिए कि जो विमर्श अभी बना हुआ है कि कांग्रेस पार्टी लोगों की संपत्ति को छीनना चाहती है, हड़पना चाहती है,
और सैम पित्रोदा ने उसको तायद कर दिया, सैम पित्रोदा ने उस पर मोहर लगा दी है। कांग्रेस पार्टी की मंशा यही है और सैम पित्रोदा कांग्रेस के थिंक टैंक कहे जाते हैं। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी मन में इस बात को लेकर के बैठी है कि वो देश के लोगों की संपत्ति को उन लोगों में बांटेगी जिन लोगों ने देश को हमेशा तबाह करने का काम किया है। TV9 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है राकेश त्रिपाठी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, वरुण पुरोहित, नेता कांग्रेस के हमारे साथ मौजूद हैं, कपीश श्रीवास्तव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और अक्कू श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। राकेश त्रिपाठी, पहला सवाल आपसे, जब बात होती है माइनॉरिटीज की, SC, ST, OBC और आर्थिक तौर पर पिछड़ों की, तो उसमें मुसलमान को ही क्यों पिक कर लिया जाता है, और यह क्यों कहा जाने लगता है आपकी पार्टी की तरफ से कि ये आपसे लेंगे और मुसलमानों को दे देंगे? समीर भाई, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, ये कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर किया है और कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है इस तरह का। कांग्रेस जानबूझ करके एक खास समुदाय को वोट बैंक बना करके रखना चाहती है, विशेष करके मुसलमानों को उन्होंने हमेशा वोट बैंक बनाकर रखा और बैंकों से हमेशा दूर रखने का काम किया कि कहीं उनके बैंक में खाते ना खुल जाएं, कहीं उनके बैंक में बैलेंस ना बढ़ जाए, उनको वोट बैंक बना करके रखा। और कैसे वोट बैंक बना करके रखा है कि उनको पर्सनल लॉज में उलझा करके रखिए, उनके लिए कैसे मजहबी मसलों को बार बार छू करके उनको इसी बात के साथ घेरे रखिए कि आपके लिए सबसे अच्छा सोचने वाले केवल कांग्रेस पार्टी है। साहबानों के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आवे तो कैसे संसद से कानून बना करके आम मुसलमान महिलाओं के लिए मत सोचिए, लेकिन कट्टरपंथी जो मौलाना है उनकी बात को बिल्कुल मान जाइए। ये कांग्रेस पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है। और 2006 में जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक विशेषकर मुसलमानों का है, तो ये बात स्पष्ट हो जाती है। और जब अपना मैनिफेस्टो लेकर के आते हैं और मैनिफेस्टो में कहते हैं कि हम बहुसंख्यकवाद के विरुद्ध हैं, जब ये कहते हैं कि मुस्लिम उसके अल्पसंख्यकों के पर्सनल लॉस को हम आगे कैरी करने के लिए कटिबद्ध हैं, जब वो राहुल गांधी अपने भाषणों में कहते हैं कि हम संपत्तियों का सर्वे कराएंगे और उसको मुसलमानों में जो उन तक हक नहीं मिल पाया है उसको मुसलमानों में बांटने का काम करेंगे, तो ये सारी बातें जितनी मैंने बताई ये सब कांग्रेस पार्टी। चलिए, उसी आधार पर अब सैम पित्रोदा का भी बयान सामने आया है। राकेश त्रिपाठी जी, आपके पास आती हूं, उससे पहले वरुण पुरोहित जी जवाब दे दीजिए, क्योंकि अपने वोट बैंक की खातिर ये सब कुछ कांग्रेस करती आई है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि क्या अब जो सैम पित्रोदा ने बयान दिया है, अमेरिकी मॉडल को भारत में लागू करने की ये कोशिश है? सुरभि जी, समीर जी, आपको नमस्कार। देखिए, अमेरिका तो ट्रंप को जिताने कौन जा रहा था, अब की बार ट्रंप सरकार, हम नहीं जाते ऐसे ट्रंप सरकार बनाने। सैम पित्रोदा भी हमारे एक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष है इंडियन ओवरसीज के। इनके जो प्रकोष्ठ के तो है नहीं, इनके तो नेता संविधान बदल देंगे, मीट के एम्बेसडर बन रहे हैं, फिर मोदी जी मछली का क्यों दिखाती है करती है, तो इनके नहीं करते हैं क्या? अपने अपने सब नेताओं का ये डेमोक्रेसी है, सबका अपना विचार है। जो हमारे मैनिफेस्टो की बात इन्होंने की, बात करते हैं शाहबानो केस की, भाई आप राजीव गांधी ने जब एंटी डिफेक्शन लॉ लाया उसकी बात नहीं करते, क्योंकि आपको सरकारें तोड़ दी है, इसलिए आपको राजीव गांधी ने जो किया उसका एप्रिसिएशन नहीं। सैम पित्रोदा दूर संचार क्रांति के प्रणेता, C. लाए थे उस समय, C. डिजिटल एक्सचेंज होता था टेलीफोन का, आप कहते हो हमने करा डिजिटल की क्रांति का प्रणेता। नहीं, वरुण जी थोड़ा मुद्दे पर बात कर लेना। अभी सैम पित्रोदा के बयान के वक्त पर जरा गौर कीजिए। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर बीजेपी घेर रही है, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे की जो बात की गई है उसे लेकर हमलावर है, और एक तरह से सैम पित्रोदा तो ये अमेरिका का उदाहरण देकर कि भाई 55% जो है वो सरकार ले लेती है, 45% ही मिलता है घर वालों को, तो जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस बात का जिक्र कर रहे थे अपनी रैलियों में। समीर जी, मैंने जो जैसे त्रिपाठी जी ने शुरू किया, मैंने तो उनके जवाब दिया, आप जो कह रहे हो उस पर भी आ रहा हूँ। जो कांग्रेस की बात कर रहे हैं, असली कांग्रेस का चेहरा, भाई असली कांग्रेस का चेहरा यही है। हमने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, हमने प्री पेपर्स बंद किया, हम मनरेगा लाए, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की सबसे बड़ी योजना, उसको अध्ययन करोगे तो RTI हम डेमोक्रेसी मजबूत करने को लाए, RTE हम लाए, और चिरंजीवी योजना राजस्थान में लाए, हेल्थ एक सिक्योरिटी के लिए, आप वो लागू नहीं करते हो। आपने आयुष्मान योजना, आयुष्मान किसके लिए लागू है? आम आदमी के लिए लागू है। सर, आपसे दोबारा वही सवाल हुआ, उसी बयान के बारे में हम बात समझना चाहते हैं कि क्या सर्वे होगा, सर्वे का आधार क्या होगा, यही हम जानने की भी कोशिश कर रहे हैं। और ये भी जो सैम पित्रोदा ने भी साफ तौर पर कह दिया कि आखिर किसके पास कितनी दौलत है उसका नए सिरे से वितरण हो। उन्होंने साफ कहा नई मोनोपोली और नई पॉलिसीज बनाने के तहत ही उन्होंने जिक्र किया ना अमेरिकी मॉडल का, उस पर आपसे जवाब चाह रहे हैं। उसी का जवाब की भूमिका बताइए मैंने, हमने मनरेगा वगैरह ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है उसी पे आया हूं मैं, और आपको मैं बता रहा हूं, उन्होंने सही कहा है बिल्कुल
हमने जैसे प्रीवी पर्स बंद किए, मनरेगा लाए, एक पीपीएफ योजना, पीपीएफ को भी इन्होंने खतरे में डाल दिया। स्त्री धन होता है हिंदू लोग में, और खुद इन मंगलसूत्र के लुटेरे स्त्री धन की बातें कर रहे हैं। आप जो कह रहे हो, सैम पित्रोदा ने जो बात करी है वो अपना व्यू किया है अमेरिका के हिसाब से। हम उन्होंने ये भी कहा वील डिस्कस अबाउट इट संसद में। ये लो बस, अब आपके डर, इतना क्या डर हो गया आपको? एक फेस में इतने डर हो गया, दूसरे को बोलने नहीं दे रहे। पर अपना जवाब दीजिए। सैम आपने पित्रोदा जो नहीं कह दिया रहे किसी हैं जवाब। विरासत में मिली हुई संपत्ति को राष्ट्र को बांट देना चाहिए, इस आप बात पर एंकर अपना बन जवाब जाओ, दीजिए। आप एंकर भी बन जाओ, टीवी का चैनल भी सब अपनी जेब में डालो। नहीं वरुण जी, थोड़ा सा इसको लंबा नहीं खींचते हैं, एक एक करके बात करते हैं। राकेश जी, एक एक करके बात करते हैं और मैं फिर आऊंगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। वरुण पुरोहित जी, आप जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं सैम पित्रोदा के बयान को, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस बयान से किनारा कशी अख्तियार कर ली है। सैम पित्रोदा का बयान उनकी निजी राय है, यह कांग्रेस पार्टी ने एक स्टेटमेंट जारी किया है इस बयान के बाद। हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव भी मौजूद हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन यह बयान बहुत महत्वपूर्ण है सैम पित्रोदा का। कांग्रेस की तरफ से जवाब सामने आया है, पित्रोदा का बयान कांग्रेस पार्टी का बयान नहीं है, यह जयराम रमेश ने कहा है। पित्रोदा का बयान उनका निजी बयान है। पित्रोदा के बयान से कांग्रेस ने किनारा कर लिया है और कहा है कि हर व्यक्ति को विचार रखने का अधिकार है। कपिल जी, क्या इस बात का एहसास हो गया कांग्रेस पार्टी को कि सैम पित्रोदा का यह बयान पार्टी को मुश्किल में डाल सकता है, नुकसान करा सकता है? पहली बात तो यह कि सैम जी ने जो बयान कहा है वो उन्होंने कहा ही नहीं है कि कांग्रेस ऐसा करेगी। उन्होंने तो अपनी तरफ से एक बात कही कि अमेरिका में ऐसा होता है और ऐसे अगर हो रहा है और राष्ट्र को उसकी संपत्ति प्राप्त हो रही है तो राष्ट्र यह तय करेगा कि किसको किस हिसाब से जो है वेलफेयर किया जाए। ये उन्होंने एक बात रखी थी जिसको आप कैच कर रहे हैं। तो कौन? प्रधानमंत्री जी। आप प्रधानमंत्री जी के बयान को देखिए कि कितना विभाजनकारी है, कितना संविधान के पंथ निरपेक्षता को चोट पहुंचाने वाला है, किस तरीके से एक विशेष धर्म के ऊपर जो है हमला किया जा रहा है। और ये नहीं बताया जा रहा है कि संकल्प पत्र के आपके 2014-2019 के वायदों का क्या हुआ। हम तो ये पूछ रहे हैं, क्या ये हकीकत नहीं है कि 16 लाख करोड़ रुपए आपने जो चुनिंदा उद्योगपतियों के माफ कर दिए और वहीं आपने किसानों के 2 लाख करोड़ रुपए माफ नहीं किए? ये डिस्पैरिटी है कि नहीं है कि अमीरों को और अमीर बनाएंगे और गरीबों को और गरीब बनाएंगे? आप मुझे बता दीजिए कि भारत के अंदर 70 करोड़ लोगों के पास जितना रुपया है उतना इस देश के 28 पूंजीपतियों के पास है। क्या ये गलत है? क्या जो भी सर्वे आए हैं, विश्व स्तरीय सर्वे हैं, उसमें डिस्पैरिटी इनके शासनकाल में बढ़ी है, अमीर और गरीब की खाई बढ़ी है? क्या ये गलत है? क्या डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि विश्व गुरु आपको बनाना है तो प्रत्येक तबके को आपको आगे लेकर के जाना पड़ेगा? नहीं, तो इसका तरीका यही होना चाहिए क्या कि जितने भी बड़े पूंजीवादी हैं सबके पास कितनी धन दौलत है उसका सर्वे किया जाए और फिर जो लोग आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए हैं उनमें वो संपत्ति समान रूप से वितरित कर दी जाए। इसका सलूशन ये आपको नजर आता है क्या कपिल जी? अमीर भाई, सबसे पहली बात यह है कि मैं आपको कह रहा हूं कि एक के हाथ में शिक्षा और दूसरे के हाथ में भिक्षा थमाने वाली जो इनकी पॉलिटिक्स है उससे देश विश्व गुरु नहीं बनेगा। शिक्षा इतनी महंगा कर दो, चिकित्सा इतनी महंगा कर दो कि जो कॉमन पीपुल है वो उसको प्राप्त ही ना कर सके। और इन्होंने यही किया है। अपने 10 साल के शासनकाल में इन्होंने 4 से 5 टाइम फीसेस बढ़ाई हैं, प्राइमरी स्कूल से लेकर टेक्निकल और प्राविधिक की। आप शिक्षा से दूर करते जा रहे हैं। चलिए कपिल जी, आपकी पूरी बात सुनी, लेकिन आपने जिस तरीके से अपनी बात रखी थी और शुरुआत की थी उस आधार पर बस इतना बता रही हूं कि यही सवाल सैम पित्रोदा से हुआ था, जो बयान राहुल गांधी ने दिया था और राहुल गांधी के उसी बयान के आधार पर प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से यह बात कही वही उनसे सवाल भी किया गया था, जिस आधार पर उन्होंने कहा कि हाँ, किसके पास कितनी दौलत है उसको नए सिरे से वितरण करने के लिए यह सर्वे की बात उन्होंने अपने जवाब में कही है। अक्कू श्रीवास्तव जी, अब पिछले 3 दिनों से जिस तरीके से यह पूरा मामला जनता के बीच जा रहा है, बड़ी बातें यह कही जा रही है कि बयान को तोड़ मरोड़ कर रखा गया। दूसरी तरफ से यह क्लैरिफिकेशन और यह पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाया कि आखिर सर्वे कराने की बात हो रही है तो वो किस आधार पर। और अब सैम पित्रोदा का यह बयान जिससे कांग्रेस ने भी किनारा कर लिया। अक्कू सर, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो गरीबों के लिए कढ़ाई उन्होंने जो बनाई थी और जो उबल रही थी और उसमें पूड़ियाँ छन रही थी, तो कांग्रेस के एक नेता, जिनको नेता सैम पित्रोदा इसलिए कहते हैं
क्योंकि वो राहुल गांधी के पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त थे। देश में कंप्यूटर क्रांति लाने में उनका बड़ा भारी योगदान था और अभी हाल के वर्षों तक वो आर्थिक मामलों पर कांग्रेस की बड़ी भारी राय रखा करते थे। तो उन्होंने जो है वो पनीर का पकौड़ा डाल दिया उसमें कि अब गरीबों को ये भी बांटो बैठ करके। तो वो ये भूल गए कि कढ़ाई किसकी, कढ़ाई तो भारतीय जनता पार्टी की है, कांग्रेस की कढ़ाई नहीं थी वो। तो वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्होंने काम कर दिया। कांग्रेस के साथ दुर्भाग्य यही रहा है कि जब तब कभी जयराम रमेश, कभी कोई इस तरीके के बयान दे करके और उस पर भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से सीधा सीधा सपोर्ट कर लेते हैं और उनके लिए वह बल्ले बल्ले कर देते हैं। तो यहाँ पर यही हुआ है। ये बात दूसरी है कि इस बयान का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होगा, क्योंकि जब तक सरकार इसको ओन नहीं करेगी, कांग्रेस तो वैसे ही भड़क गई, उसको तो लग गया कि अब की दुकान मुश्किल हो जाएगी, उसमें आना लोग मुश्किल हो जाएंगे। तो उसने कहा नहीं नहीं, ये तो उनकी निजी राय है। तो निजी राय है तो फिर उसको पहले से ही उनको कम से कम इतने तो सतर्क किए ही जा सकते थे। और चीज कांग्रेस के भारी भरकम नेता हैं, वो कौन नहीं उनको जानता है। तो ये कांग्रेस के साथ दुर्भाग्य रहा है कि चाहे वो बड़े से लेके छोटे नेता तक कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के लिए सपोर्ट में ये इनके इन प्रकार आ जाता है और फिर वो उसमें फंस जाता है। बिल्कुल सही बात है। और सैम पित्रोदा ने जो बयान दिया है उसके वक्त पर अगर आप गौर कीजिए तो कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल जिस तरह से इस मुद्दे को अपनी रैलियों में उछाल रहे हैं, उसके बाद सैम पित्रोदा का ये बयान, लेकिन अपने बयान पर सैम पित्रोदा ने भी सफाई दे दी है। क्या कहा है? मेरे बयान को गलत तरीके से रखा गया, मेरा बयान कांग्रेस मैनिफेस्टो से जोड़ दिया गया, मैंने तो अमेरिकी कानून का उदाहरण दिया था, मेरे बयान का कांग्रेस पार्टी या किसी और पार्टी की नीतियों से कोई लेना देना नहीं है। मैंने टीवी पर कहा था कि इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। ये सैम पित्रोदा की सफाई सामने आई है इस पूरे मुद्दे पर। लेकिन देश में 80-20 की सियासत भी शुरू हो गई। बिल्कुल, क्योंकि अब दूसरे चरण की वोटिंग से पहले केशव प्रसाद मौर्य का बयान, जहां 2024 लोकसभा चुनाव 80% बनाम 20%। अब 4 जून को 4 बजे 400 पार फिर मोदी सरकार। तो यह बयान दिया और हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा से खास बातचीत में उन्होंने और क्या क्या कहा, ये पूरी बात आपके सामने रखेंगे। लेकिन दूसरे चरण की वोटिंग से पहले केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान आखिर है क्या? 2024 लोकसभा चुनाव 80% बनाम 20%। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये 80-20 समझाएंगे कि 80-20 के चुनाव कैसे हैं? विधानसभा में हम लोग 100 में 60% वोट हमारा है, 40% में बंटवारा है। अब इसमें हम कह रहे हैं कि 100 में से 80% वोट हमारा है, 20% में बंटवारा है। कि महिलाओं के मंगलसूत्र जो है छीन लिए जाएंगे, वो दे दिए जाएंगे मुसलमानों को, ये बात कहाँ से आ गई? कांग्रेस का काला कारनामा कौन नहीं जानता है। इस कांग्रेस ने आर्टिकल 370 ला करके जम्मू कश्मीर को में आतंकवाद का बीज बोने का काम कर दिया और एक हिस्सा पाकिस्तान को कब्जा करने की छूट देने का पाप कर दिया। ये से कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए क्या नहीं किया जी। मैनिफेस्टो में कांग्रेस के तो कहीं बात ही नहीं है कि मुस्लिम की हिंदू महिलाओं से मंगलसूत्र छीन करके मुसलमानों को। हमारी माताएं बहनें अगर मंगलसूत्र सोने का पहनती हैं, चांदी का पहनती हैं, तो वो क्या कीमती धातु नहीं है? कांग्रेस का एक सूत्री लक्ष्य है, बांटो और राज्य करो। कांग्रेस का एक सूत्री लक्ष्य है, गरीब को गरीब बना करके रखो। मुसलमानों को आप संपत्ति देंगे, हिंदुओं का छीन करके, ये तो कहीं ना कहीं रिएक्शन कराने की बात है। ये रिएक्शन कैसा हो गया जी? 60 साल के शासन में ये सर्वे नहीं करा पाए थे। अब जब एक गरीब माँ बाप का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन गया है और गरीबों का भला कर रहा है, आदिवासियों का, दलितों का, पिछड़ों का उत्थान कर रहा है, तब इनको सर्वे कराने की याद आई है। 400 पार जो है ये संविधान बदलने की बात है क्या? सामान्य नागरिक संहिता इस देश में नहीं है। अगर देश के संसद में बड़े बहुमत के साथ हम आएंगे तो सामान्य नागरिक संहिता लाएंगे। इस संकल्प पत्र में वादा है। दलित हमारे साथ है जी, पिछड़ा हमारे साथ है, आदिवासी हमारे साथ है, मुसलमानों में जो दलित पिछड़े होंगे वो भी हमारे साथ हैं। आपको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए? हमें उनका वोट चाहिए कि नहीं चाहिए, ये वो देंगे कि नहीं देंगे, ये वो फैसला करें। लेकिन जो समझता होगा कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारा जीवन खुशहाल हुआ है, वो आएंगे। कि आप अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि डर के मारे नहीं लड़ रहे हैं। निश्चित तौर से वो डर के कारण ही चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आज तो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, यूपी के अंदर ICU में पड़ी हुई है। सब लोग वो बोली बोल रहे हैं
जिससे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होता हुआ दिखे। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा वही सच है और उस सच को देश समझ भी रहा है। अब कांग्रेस की जो कलुषित मानसिकता है उसको भी लोग समझ रहे हैं। अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण की बात आई, श्री राम सेतु की बात आई, तो भगवान राम काल्पनिक हो गए उनके लिए। और काल्पनिक इतने हो गए कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण गया, ठुकरा दिए। हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने देंगे, तो आज तो हनुमान जी की जयंती है, तो बजरंगबली जी की गदा चलेगी उनके ऊपर। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से राकेश त्रिपाठी मौजूद हैं। राकेश जी, आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, बहुत पढ़ लिख कर डिबेट में आते हैं। कितनी बार आप अपनी सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनाते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब चुनाव आता है तो फिर वही 80-20 की सियासत, वही हिंदू मुसलमान, ये नौबत क्यों आती है? एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, ये 80-20 का हिंदू और मुसलमान से कोई सरोकार नहीं है। 80% हमारे वोट परसेंटेज का टारगेट है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी 51% वोट पहले भी पा चुकी है और इसीलिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 100 में 60 हमारा है, बाकी में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। जब वो ये नारा लगाते हैं तो वो 80% वोट परसेंटेज पाने की बात कर रहे होते हैं। अब इसको देखने वाले लोग अपने अपने नजरिए से हिंदू और मुसलमान की व्याख्या करने लगते हैं तो अलग बात है, लेकिन हम ये जानते हैं कि आज 4 करोड़ जो पक्के आवास हमने दिए हैं ना, उसमें 27% से ज्यादा हिस्सेदारी मुसलमानों की है। तो मुसलमानों के लिए किसी योजना में कोई भेदभाव हमने किया नहीं। हमने तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास केवल कहा नहीं है बल्कि करके दिखाया है। लेकिन कुछ लोग केवल मुसलमानों के भावनात्मक मुद्दों को, उनको छेड़ करके, उनके बारे में इस तरह की बातें करके उनका वोट हथियाना चाहते हैं, उनके वोट बैंक बनाना चाहते हैं। कौन सा भावनात्मक मुद्दा छेड़ रहे हैं राकेश जी? इसकी परवाह कभी नहीं की, लेकिन हमने तो मुस्लिम महिलाओं के खाते खुलवाने का काम किया। नहीं, आप कौन सा भावनात्मक मुद्दा छेड़ रहे हैं जब आप ये कहते हैं कि भाई आपसे मंगलसूत्र लिया जाएगा, सोना चांदी लिया जाएगा, मुसलमानों में बांट दिया जाएगा, तो ये कौन सा भावनात्मक मुद्दा है? और आप जो कह रहे हैं 80-20 को लेकर, क्या ये मुद्दा इसीलिए छेड़ा गया है, एक तुर्रा छोड़ दिया गया, जिसको समझना है समझ जाए? देखिए समीर जी, सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा जब पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण करते हैं ना, पूरी कांग्रेस पार्टी जो है ना वो पश्चिम के विचार से प्रभावित होती है और जब माओवाद का छौका लगाती है तो यही परिणति निकल करके सामने आती है। और तब वो इस तरह की बातें करते हैं कि हम सबका फाइनेंशियल सर्वे कराएंगे, वेल्थ सर्वे कराएंगे और जो संपत्तियां हैं उसको लोगों में बांटने का काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा, ये मोदी जी ने नहीं कहा, ये राहुल गांधी ने कहा है। हमने राहुल गांधी के बयान के खतरे क्या है इससे लोगों को आगाह करने का काम कर रहे हैं। खतरों से आपने आगाह किया है, लेकिन वरुण पुरोहित जी 80-20 देख लीजिए। बार-बार राहुल गांधी ने कहा है, राहुल गांधी के बयान पब्लिक डोमेन में है। हाँ। ठीक है, अब 80-20 की बात को आप अपने नजरिए से देख रहे हैं क्योंकि आप अपने वोट बैंक की सोचते हैं। यहाँ तो ये पूरी तरह कॉन्फिडेंट है कि 80% वोट ही हमारा है। अब सुरभि जी इस बात का तो क्या बताऊं, पश्चिमी बात तो करते हैं, पश्चिमी 80%। आप बोलो, आप पूरा 80% समय आप ही ले लो, चलो 80% आपको देते हैं समय। नहीं 80% से आप क्यों हिंदू समझने का प्रयास कर रहे हैं भाई? तो आपको वोट, अरे आप ले लो 80% समय भाई, जनता दिखाएगी आपको। तो 80% वोट की बात भी कर रहे हैं। राकेश जी, आपकी बात का जवाब ले रही हूँ, सुन लेते हैं उन्हें। 90% ले लो समय, चलो आप ले लो। आपको नहीं, वरुण जी बात रखिए अपनी, बोलिए। देखिए, जो पश्चिमी बात करते हैं, डॉलर की पूंछड़ी रुपया को किसने बना रखी? इन्होंने बना रखी है। डॉलर को क्यों आपने कन्वर्टेबल बना रखा है रुपए के साथ में? इतना डॉलर हो गया, इतना रुपया। पहले आपको किसी को याद होगा, पहले आता था रुपए की कीमत इतनी है, इतने पैसे, इतनी पैसे, अंतरराष्ट्रीय मूल्य इतनी की स्कीमर चलते थे प्रिंट मीडिया, और उस पर जवाब नहीं देंगे। और आपकी तो शुरू से पूंजीवादी सोच रही राइटिस्ट पार्टी है, तो आप तो समझोगे नहीं कि समाजवाद क्या, भारत के आम आदमी की भूख क्या, पेट क्या। मैंने आपको इतने एग्जाम्पल्स गिनाए, इनको चिंता क्या है? पहला हक पूंजीपतियों का, ये घबरा रहे हैं, रेल बेच दी, LIC बेच दी, सब बेच दी। भाई क्यों बेच दिया आपने? नई रेल बनवाते देते, लोन तो दिया भी है आपने, आम आदमी को तो मिलता नहीं है, चुकाने के लिए परेशान होता है आम आदमी। तो उसकी सर्वे कराते हो, ये कराते हो, आपने फटाफट दे दिया 1 मिनट में उनको। वो जनता हम करेंगे उस चीज का सर्वे, आपने किस प्रकार से जो जनता के पैसे से बंदरगाह बने, रेल बनी, सारे इंस्टीट्यूशंस बने, आपने कैसे बेचा है उनको, किस अंडर हैंड काम किया है, क्या खेल किया है आपने, फाइलें किस हिसाब से जला रहे हो जगह जगह की, उसकी जांच हम करेंगे। इसलिए आप घबरा रहे हो। मोदी जी देखिए फर्स्ट फेज के बाद उनका मैं सम्मान करता हूं, बड़े बुजुर्ग हैं, हमारी संस्कार ऐसे हैं, लेकिन जो बयान दिया राजस्थान में आके मंगलसूत्र पे, तो मोदी जी का ग्राफ एकदम डाउन आ गया। पब्लिक चर्चा करना बंद कर दिया और फर्स्ट फेज में 10% तक जो है वोटर जाना बंद कर दिया लोगों ने। सेकंड फेज में अगर 26 को भी कोई जुगाड़ ये करके दिखाएं, वो अलग बात है, टेक्नोलॉजी का उपयोग अच्छा, क्या वाकई ऐसा हुआ है? अंकुश श्रीवास्तव सर, आपका एनालिसिस क्या कहता है? जो बात वरुण जी कह रहे हैं, पहले चरण के चुनाव का डर,
हार का डर और जनता के बीच इस तरीके की बातें क्या उसी बौखलाहट का नतीजा है कि अब ऐसे रखी जा रही हैं? और जो बात ये कह रहे हैं कि 80-20 के लिहाज से जब बात इसीलिए करने लग जाते हैं क्योंकि आप मुद्दों की बात नहीं करना चाहते। नहीं, देखिए ऐसा है ना, भारतीय जनता पार्टी के साथ वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंसोलिडेट करने के चक्कर में रहती है और उसका काम ये एक नीतिगत है, उसमें कोई बहुत बड़ा नया नहीं है। लेकिन उसकी नीति में जब आप उसको अपने तरफ से फ़ायदा पहुंचाना शुरू कर देंगे तब उसकी वाहवाही शुरू हो जाती है। असल में उसको तो विकास भी दिखाना है, सड़क भी दिखाना है, 80-20 भी दिखाना है, और ये अचानक नहीं है 80-20 दिखाना, ये उसका काम है, उसके एजेंडे में है कि वो 80-20 करके भी जितना हो सके कंसोलिडेशन करे, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये कृपया ये बताना कोई भी बंद कर दे कि मुसलमानों को क्यों उससे नुकसान हो रहा है, हमने उनको जो नीतियां बनाई हैं उससे उनको भी तो फ़ायदा होता है। आप चाहते क्या कि उनसे अलग कर दें? ये तो नहीं कर सकते। ये आप तो क्या, आपका कोई भी नेता, कोई भी अभिनेता ये काम नहीं कर सकता। तो ये जो फालतू की बात है ये तो करना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए भाजपा के प्रवक्ताओं को भी कि देखिए हमारी जो नीतियां हैं उसकी वजह से हमने किसी बंटवारा नहीं किया। ये कहां से आप कर देंगे? इसको कौन सा एहसान कर देंगे? जो 80-20 की बात हुई, राकेश जी कह रहे हैं कि भाई 80% तो हम अपने वोट बैंक की बात कर रहे हैं। आपने इससे पहले सुना था कि बीजेपी ने टारगेट भी दिया 80% का। हमें तो ये पता है कि 50% का टारगेट है। पिछली बार 2019 में 38%। राकेश को कोई भी तर्क देना है इसलिए दे रहे हैं 80-20। अब वो 100 भी कह सकते थे, 90-10 भी कह सकते थे, तो 90-10 में 90% पा लेते। तो ये तो राजनेताओं की अपनी कलाकारी है, उसमें चाहे वो राकेश जी हो चाहे कबीर जी हो, कोई ना कोई अपने तरीके से कहेगा। जैसे कि अभी डिफेंड करने के लिए उनके पित्रोदा के बयान को डिफेंड करने के लिए बहुत सारी चीजें कही जा रही हैं। लेकिन अब कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर सर एक और बड़ी खबर है, क्योंकि अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का यह बयान और कांग्रेस के घोषणा पत्र में दो बातें उनकी तरफ से कहा गया कि कांग्रेस कहती है शरिया कानून लागू करेंगे, तालिबानी शासन लागू करना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ का यह बयान जरा सुनिए। जब कांग्रेस के घोषणा पत्र को आप देखते हैं, दो बातें उन घोषणा पत्र में नजर आती हैं। एक, कांग्रेस कहती है कि हम व्यक्तिगत कानून को लागू करके शरिया कानून को लागू करवा देंगे। इसका मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के लिए ये लोग खतरा पैदा करना चाहते हैं, यानी देश के संविधान को एक खतरे में डालना चाहते हैं। तालिबानी शासन लागू करना चाहते हैं। क्या हम तालिबानी शासन को स्वीकार करेंगे? क्या यह देश तालिबानी शासन को स्वीकार करेगा? और वह देखिए योगी आदित्यनाथ का आपने बयान सुना, वहीं राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, उनका एक बयान भी इस सुर्खियों में। मोदी जी तीसरी बार पीएम बनने वाले हैं, बाबर का बच्चा भी अब जय श्री राम बोलेगा, सनातन का डंका दुनिया में बज रहा है, ये कहा है सीपी जोशी ने। ये बयान भी सुनिए। जो लोग अभी तक जय श्री राम बोलने में जिनको तकलीफ हो रही है, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, बाबर का बच्चा भी जय श्री राम बोलेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। हम सनातनी लोग हैं और आज सनातन का डंका कैलाश मानसरोवर से लेकर सोमनाथ, काशी विश्वनाथ, उज्जैन महालोक कॉरिडोर और अब तो अबू धाबी जैसे मुस्लिम राष्ट्र में भी जब बड़ा मंदिर, भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर बनता है तो उसकी आधारशिला भी हमारे प्रधानमंत्री रखते हैं, और जिसके पाटोत्सव में भी हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं, तब हमें लगता है कि हमारा सनातन दुनिया में डंका बजा रहा है। घोषणा पत्र से मचे घमासान के बाद फिलहाल राहुल गांधी इस वक्त क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। उसका मजाक उड़ाया कि देखो इसको तो डिजाइन ही नहीं आती। तो अब मेरे 2-3 फैशन डिजाइनर दोस्त हैं जो फ्रांस में, इटली में फेमस फैशन डिजाइनर्स हैं। तो मैंने फोन उठा के मैंने एक फैशन डिजाइनर को फोन लगाया जो मेरा दोस्त है, मैंने उससे कहा देखो तुम लोग क्या कर रहे हो? तो कहता है क्या? मैंने कहा हिंदुस्तान से एक लड़की आती है, पहली बार आती है, अपने कपड़े दिखाती है
फैशन दिखाती है और आप लोग डर गए तो आप लोग उसका मजाक उड़ा रहे हो कि आपको अच्छा नहीं लगा कि इंडिया की एक औरत आपके सामने आकर जो आप काम करते हो उससे अच्छा काम कर गई। नहीं, ताली मत बजाइए, अभी कहानी पूरी नहीं हुई है। तो वो मुझे कहता है, देखो तुम लोग सुपर पावर की बात करते रहते हो, मगर ऐसे तुम लोग सुपर पावर कभी नहीं बनोगे। और अगर तुम सचमुच बात समझना चाहते हो तो मैं समझा देता हूं, मगर तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी बात। मेरा दोस्त है, मैंने कहा देखो बात यह है कि हिंदुस्तान से लड़की आई है, तुम लोग घबरा गए हो, तो ऐसे उल्टे सीधे बहाने मत बनाओ। कहता है नहीं मैं समझाता हूं तुम्हें। मुझे कहता है राहुल, मुझे फैशन डिजाइनर कहा जाता है, हम सबको फैशन डिजाइनर कहा जाता है, मगर हम फैशन डिजाइनर नहीं हैं, हम दर्जी हैं। फैशन डिजाइनर सिर्फ नाम दिया गया है, हम हैं दर्जी। और आप दर्जी से बात कर रहे हो। आपने मुझे कोई भी कपड़ा दे दिया, मैं उस कपड़े को समझ जाता हूं, छूते ही मुझे कपड़े के बारे में पूरा सब पता लग जाता है। कैसे गिरेगा, कैसे काटा जाएगा, किस पर किस प्रकार लगाया जाएगा, मैं सब जानता हूं, मैं कारीगर हूं। आपने जो औरत भेजी वो कपड़े को नहीं समझती है। वो जो ड्रेस वो दिखा रही थी वो उसने नहीं बनाया है। उसके बैक ऑफिस में एक दर्जी बैठा हुआ है जो कपड़े को समझता है। आपने यहां एक दलाल भेजा है, एक दलाल भेजी है। आप उस दर्जी को भेज दो, हम ताली बजाएंगे। मैं हैरान हो गया। उसने कहा कि देखिए आप सुपर पावर की बात कर रहे हो और जो आपके देश को बनाता है, चाहे वो नाई हो, चाहे वो दर्जी हो, चाहे वो बढ़ई हो, मेटल वर्क्स का काम करता हो, इलेक्ट्रिशियन होता है, उसको आप छुपा के बंद कमरे में रखते हो। और ये औरत जिसको आपने भेजा है, इसको कपड़ा तो समझ नहीं आता, क्यों हम इसकी ताली बजाएं? बहुत गहरी बात बोली। और उसके बाद में सोचने लगा। फिर मीडिया में मेरे बारे में कहते थे कि पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, नॉन सीरियस है। आपने देखा होगा मीडिया में 24 घंटा नॉन सीरियस। मनरेगा नॉन सीरियस, जमीन अधिकरण बिल नॉन सीरियस, न्यामगिरी नॉन सीरियस, भट्टा परसोल नॉन सीरियस, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, विराट कोहली सीरियस। मतलब हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में मान लीजिए ये कमरा है, इसमें 1000 लोग बैठे हैं। 1000 लोग में से आप यहां पे 20 लोगों को हेडफोन दे दीजिए और माइक्रोफोन दे दीजिए।
और वो 20 लोग 24 घंटा चर्चा कर रहे हैं और 990 लोग यहां बैठे हुए हैं। उनकी ना कोई बात सुनता है, ना उनके पास लाउड स्पीकर, ना उनके पास माइक्रोफोन, हेडफोन। वो देखते रह जाते हैं और जब भी कोई 90% की बात करता है तो वो नॉन सीरियस हो जाता है। तो मैंने शुरू किया, मैंने कहा देखता हूं ये जो लोग कह रहे हैं नॉन सीरियस, इनकी कंपनीज में इनके स्टेक होल्डर्स कौन है, इनके जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, जो एंकर्स हैं, मैंने इनके नाम निकालने शुरू किए। 95% का इनमें एक है ही नहीं। तो देखिए, राहुल गांधी ने यह कहा है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से अपना घोषणा पत्र लाई है उससे प्रधानमंत्री पैनिक कर गए हैं। और एक बड़ी बात उनकी तरफ से यह कही गई अभी अभी कि सही बात कहने वालों को आजकल नॉन सीरियस कहा जाता है।